बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश को छोड़ने के बाद बांग्लादेश में सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। पूरे देश में इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सैकड़ों हिंदू घरों को आग के हवाले किया जा चुका है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर कई हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। सिताबगंज में हिंदुओं के घरों में लगातार हमले किए जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के रंगपुर में अवामी लीग से जुड़े हिंदू काउंसलर और उनके भतीजे को जिहादियों की भीड़ ने मार डाला। इस वीडियो में आगे जानेंगे कि कैसे एक आम स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो कि शुरुआत में पीसफुल था, अब पॉलिटिकल स्टेप लेकर एक हिंसक, एंटी नेशनल और एंटी हिंदू आंदोलन में बदल चुका है। आज से कुछ 3 महीने पहले मई 2024 में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अमेरिका पर कुछ बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए। सबसे पहला, यूएस उनकी पार्टी अवामी लीग को 2024 में होने वाले इलेक्शंस में जिता देगा अगर वो बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइसलैंड अमेरिका के नाम पर कर दे। दूसरा कि यूएस बांग्लादेश को तोड़कर बांग्लादेश की जगह एक क्रिश्चियन मेजोरिटी देश खड़ा करना चाहता है। तीसरा एलिगेशन, शेख हसीना ने ओपनली कहा कि यूएसए उनकी पार्टी अवामी लीग के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा है जिससे उनकी सरकार गिर जाए और शेख हसीना का हश्र भी उनके पिता के जैसा ही हो, यानी कि उनका भी असैसिनेशन हो जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई में अमेरिका का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश जैसे देश में इतना है कि वो रातों रात सरकारें बना और गिरा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है कि देश में बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए सिविल जॉब्स और एजुकेशन में जो रिजर्वेशन रखा गया था वो आगे भी जारी रहेगा। ये खबर आते ही पूरे देश में एकदम से स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए और स्टूडेंट बांग्लादेशी पीएम से इस रिजर्वेशन को खत्म करने की मांग करने लगे। लेकिन जानने वाली बात यह है कि इस रिजर्वेशन को शेख हसीना 2018 में ही खत्म कर चुकी थी। लेकिन जब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि रिजर्वेशन वापस से लागू किया जाएगा तो शेख हसीना को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और इस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से आज उन्हें अपना ही खुद का देश छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के डिसीजन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के बच्चों को मिलेगा, जिसमें रजाकार का मतलब होता है देशद्रोही। इस स्टेटमेंट को सुनते ही कुछ प्रोटेस्टर्स ने एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ मिलकर इस स्टेटमेंट को आम जनता के सामने ऐसा दिखाया कि शेख हसीना सारी जनता को ही रजाकार बुला रही है। जैसे ही ये स्टेटमेंट सामने आया, बांग्लादेश में हिंसक दंगे भड़क गए, लोग सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ करने लगे। ये सब देखकर एक हफ्ते बाद ही बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद प्रोटेस्ट रुकने की बजाय और भड़क गया। और सोचने वाली बात यह है कि अब तक इन बच्चों की मांग जो केवल रिजर्वेशन को हटाने की थी, अब वो डिमांड्स पीएम को हटाने की हो चुकी थी। #स्टेप डाउन हसीना के पोस्टर्स रातों रात हर जगह फैल गए और ट्विटर में भी ये हैशटैग ट्रेंड करा दिया गया। एक पीसफुल और हम्बल डिमांड ने अचानक ये पॉलिटिकल टर्न कैसे ले लिया और ये प्रोटेस्ट अचानक से एंटी गवर्नमेंट और एंटी नेशनल कैसे हो गया? अब हम आपको बताएंगे कि इस हिंसा के पीछे अमेरिका का कितना बड़ा हाथ है। बांग्लादेश के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी का एक स्टूडेंट यूनियन है जिसे कहते हैं ICS, यानी कि इस्लामी छात्र शिविर। यही इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे का मास्टरमाइंड है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी ही चालाकी से बांग्लादेश की सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे ढाका यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी के छात्रों और टीचर्स को भड़काया और उन्हें इस प्रोटेस्ट में अपने फायदे के लिए शामिल किया। अब आते हैं इस प्रोटेस्ट की फंडिंग्स पर, यानी कि इस प्रोटेस्ट की फंडिंग आखिर कर कौन रहा है और क्यों? अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएं तो डोनर सेक्शन में सबसे बड़ा नाम आता है फोर्ड फाउंडेशन का। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ये फाउंडेशन डायरेक्टली CIA द्वारा फंडेड है और ये इंश्योर करता है कि दूसरे देशों में भी वैसी ही गवर्नमेंट रहे जो कि USA की विचारधारा से काम करे। दूसरा फंडिंग सोर्स है ब्रैक यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मेंशन्ड है कि उसे यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यानी कि सीधा US गवर्नमेंट से फंडिंग आती है। और हाल ही में इस यूनिवर्सिटी को $83 मिलियन US की इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फंड किए गए हैं, ठीक इन प्रोटेस्ट से पहले। और इस यूनिवर्सिटी का एम है बांग्लादेश में एंटी अवामी स्टूडेंट कमेटी बनाना और शेख हसीना की सरकार को पलटना। इस यूनिवर्सिटी के 2 टीचर्स को अरेस्ट भी किया गया था कि वो स्टूडेंट्स में प्रोटेस्ट को भड़का रहे हैं। यह सब डिटेल सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि यूएस इन एंटी नेशनल और एंटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को फंड क्यों कर रहा है? तो इसका आंसर है कि यूएस हर देश में ऐसी गवर्नमेंट चाहता है जो यूएस के लिए बेनिफिशियल हो, या तो पॉलिटिकली या फिर किसी और तरह से। और इसी वजह से इंडिया में भी कई दंगों के पीछे अमेरिका की जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ होता है, जिसका एग्जाम्पल है इंडिया में हाल ही में हुआ फार्मर्स प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट भी पहले तक पीसफुल था,
लेकिन धीरे धीरे इसने पॉलिटिकल रूप ले लिया और ये प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। इंडिया के कई इंटेलिजेंस सोर्सेज ने ये कंफर्म किया था कि इंडिया में अमृतपाल सिंह, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट का मेन लीडर था, वो पूरी तरह ISI से जुड़ा हुआ था। और केवल यहीं तक नहीं, जॉर्ज सोरोस नाम का अमेरिकी बिलियनियर मोदी गवर्नमेंट को हटाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुका है। और ये बात जॉर्ज खुद कंफर्म करता है कि वो इंडिया में मोदी गवर्नमेंट को किसी भी हाल में हटाना चाहता है और एक ऐसी सरकार बनाना चाहता है जो US के लिए बेनिफिशियल हो। इसके लिए ये लोग कुछ ग्राउंड लेवल लीडर्स को चुनते हैं और कभी कभी तो अपोजिशन पार्टी के बड़े नेताओं को, जो कि आम जनता के दिमाग में ये नैरेटिव डालते हैं ये सरकार तानाशाह है, आपके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो इस सरकार को गिरा देना चाहिए। और ठीक इसी तरह के लीडर्स को अफगानिस्तान में भी चुना गया, जो कि है निहाद इस्लाम और मोहम्मद यूनुस, जिन्हें कई US के न्यूज़पेपर्स ने अफगानिस्तान का सेवियर बताया, जो शेख हसीना की तानाशाही से देश को बचा सकते हैं। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद निहाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि हमें नेक्स्ट इलेक्शन होने तक एक डेमोक्रेटिक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है और इस गवर्नमेंट के लीडर होंगे मोहम्मद यूनुस, क्योंकि उन्हें नोबेल पीस प्राइज और मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ये अवार्ड देता कौन है जो इन्हें अफगानिस्तान में शांति का सबसे बड़ा दूत बना देता है। तो आपको बता दें, ये अवार्ड भी अमेरिका ही देता है। यही अवार्ड्स इंडिया में भी कई पॉलिटिकल फिगर्स को मिल चुके हैं, जिनमें शामिल है अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार और JP नारायण। इन सब में कॉमन बात यह है कि ये सारे लोग गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव चलाते हैं और कई एक्सपर्ट का मानना तो ये भी है कि ये सभी CIA द्वारा फंडेड हैं। अमेरिका का प्लान ये होता है कि वो अलग अलग देशों में ऐसे लोगों को चुने जो उसके नैरेटिव को सपोर्ट करें और उसके बाद उन्हें तरह तरह के अवार्ड के साथ साथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्राइज मनी भी दी जाती है। अब हम आपको एक ऐसा प्रूफ बताने जा रहे हैं जिससे आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि USA का इन प्रोटेस्ट के पीछे कितना बड़ा हाथ है। एक बहुत बड़े ग्लोबल न्यूज सोर्स यूरेशियन टाइम ने प्रूफ के साथ एक क्लेम किया है कि US गवर्नमेंट बांग्लादेश की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड और सपोर्ट कर रही है, जिन्हें कुछ समय पहले USA ने खुद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था, जिसमें सबसे पहले आता है जमात इस्लामी और फिर आता है हिफाजत इस्लाम। इससे पता चलता है कि US बांग्लादेश में पूरी तरह प्रो US गवर्नमेंट बनाना चाहता है। और ठीक इसी तरह से इंडिया में भी कई प्रोटेस्ट को US आज भी फंड कर रहा है, जिसमें शामिल है फार्मर प्रोटेस्ट, मणिपुर वायलेंस, CAA NRC प्रोटेस्ट। इन प्रोटेस्ट को US की तरफ से लगातार बैकिंग मिल रही है ताकि इंडिया में इंस्टेबिलिटी लाई जा सके। और इन सब में US टारगेट कर रहा है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का एरिया, क्योंकि इस एरिया में क्रिश्चियन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। US चाहता है कि किसी भी देश की गवर्नमेंट उसके कंट्रोल में आ सके, और अगर US ऐसा करने में सक्सेस नहीं होता है तो उस सरकार की अपोजिशन या फिर एंटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को US फंडिंग देने लगता है ताकि उस देश की प्रेजेंट सरकार गिर जाए और एक प्रो US गवर्नमेंट वहां एस्टेब्लिश हो जाए। आज बांग्लादेश में कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और उनको फंड करने वाली अमेरिकी संस्थाओं की वजह से बांग्लादेश में माइनॉरिटीज स्पेशली हिंदूज बहुत बड़े खतरे में आ चुके हैं। इसी वजह से बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज आज हम सभी को बनना होगा। वैसे तो भारत सरकार CAA लाकर पहले ही ये मैसेज दे चुकी है कि वो बांग्लादेशी हिंदुओं को पराया नहीं मानती है। उम्मीद है भारत सरकार इस बात को जरूर समझ रही होगी और इस बात का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालने का प्रयास करेगी। अब ये देखना होगा कि मोदी गवर्नमेंट बांग्लादेश में फंसे इन हिंदुओं को बचाने के लिए क्या कदम उठाती है और कितनी जल्दी। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है? बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत सरकार क्या कर सकती है? उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई और लोगों तक भी पहुंच सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।